दस्यु रानी फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाई जाए। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वो एक कुख्यात डकैत। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्लाह का सर फटा जा रहा था। चिंता उसे पालने की, चिंता उसे बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की भी। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मौत का दिन उसके लिए इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वो दब्बू किस्म की नहीं थी, वो एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वो किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन बहुत मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मौत के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना और अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर उसने फूलन के पिता यानी देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वो उनसे भिड़ गए। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वो नहीं मानी। फूलन के इस व्यवहार की वजह से पिता के अधिक चिंता होने का कारण लाजमी था। उनके पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम एक नया मोड़ दे दिया। महज 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध भी किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर एक कठोर फैसला किया था, लेकिन सही मायने में उन्होंने फूलन को एक जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन की ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्दी ही ये बात फूलन के बर्दाश्त से बाहर हो गई और वो भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे एक झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया और फिर उसे वहां शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वो जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा उसके पति के घर भेज दिया, लेकिन उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला। उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी बिल्कुल संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा किया गया, उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई सालों तक इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वो पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन की जीवनी पर आधारित फिल्म बैंटेड क्वीन में लिखा है कि वो 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरी हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। लेकिन हथियार उठा लेने भर से ही फूलन के हालात नहीं बदले थे। गिरोह में भी उसे
कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। बस उसकी शारीरिक भूख थी जिसे मिटाने के लिए वो लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम मल्लाह ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए, जिनकी वजह से गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले गए। यहाँ पर फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ न केवल गैंग रेप हुआ बल्कि वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे गैंग रेप और उसको दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिल गई, तो वो किसी तरह छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और वहां से फूलन को बचाकर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिनों के बाद फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की मदद से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा किया और फिर से एक गिरोह बनाया, जिसकी सरदार वो खुद बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीनों के बाद फूलन देवी को वो मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को बदले की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। वहां एक शादी हो रही थी जिसमें बाहर के गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उसके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ रेप किया था। अपने दुश्मनों को वहां ना देखकर फूलन देवी बुरी तरह से बौखला गई। उसने सबको गोली मारने का आदेश दिया, लेकिन किस्मत से चंदर सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इसमें बच गए। उन्होंने बाद में बीबीसी को बताया कि फूलन देवी ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़ा होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा बच गए। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए अपनी शर्तें थी। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उसने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो इसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह से फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए।
इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उनको बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। उसका अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वो सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन कहते हैं अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके घर के सामने ही शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया।